हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्र तक। दोस्तों, रेशों से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जाता है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 6 साइंस को हम अपने पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कक्षा 6 में आपने पादपों मतलब पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन और रेशम के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से, एनिमल्स से। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऊन के रेशे भेड़ या फिर याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऊन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? भेड़ से, याक से, ठीक है, ऊंट से और भी एनिमल से प्राप्त होते हैं, जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन रेशम के फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? रेशम कीट के कोकून से। ठीक है, रेशम कीट के कोकून से रेशम के फाइबर जो है वो प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? तो इन सब क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं जांतव रेशे ऊन और रेशम की। ठीक है, ऊन और रेशम जांतव रेशे कहलाते हैं। और इनमें सबसे पहले बात करेंगे ऊन की। तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। ठीक है, जिन जानवरों से ऊन प्राप्त की जाती है उनके जो शरीर हैं वो बालों से ढके हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? इन जंतुओं के जो आवरण होता है, इन जंतुओं की जो बॉडी होती है, उनके उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनकी मोटी परत होती है इन जंतुओं के बालों आवरण पर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। जो मोटी परत होती है इन जंतुओं के आवरण पर, तो उन बालों के बीच में वायु जो है वो आसानी से भर जाती है। और आपको पता है कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, जैसे कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक का मतलब है कि वायु ना तो अंदर से बाहर ऊष्मा को बाहर जाने देती है, ना ही बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देती है। ठीक है, यही तो ऊष्मा की कुचालक का मतलब हुआ कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। इसका मतलब है कि वायु अंदर की ऊष्मा को ना तो बाहर निकलने देगी और ना ही बाहर की ऊष्मा को अंदर आने देगी। तो इस तरह से बालों के बीच में जो फंसी हुई वायु होती है वो अंदर की मतलब बॉडी के अंदर की ऊष्मा को ना तो बाहर निकलने देगी और बाहर की ऊष्मा को ना ही अंदर आने देगी। ठीक है, तो इस तरह से बाल जो है वो इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ठीक है, ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊन किससे प्राप्त की जाती है? इन रोएदार रेशों से, जो आप रेशे देख रहे हैं इस भेड़ के ऊपर से। ठीक है, तो इन रेशों से ऊन प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1 देखते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग तरह के बाल जो है वो पाए जाते हैं। कहीं के बाल ज़्यादा मोटे लगते हैं, सख्त लगते हैं, कहीं के बाल बहुत सॉफ्ट लगते हैं, मुलायम लगते हैं। ठीक है, तो हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, सॉफ्ट बाल होते हैं और दूसरी तरफ थोड़े से सख्त बाल होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, इन तंतु रूपी बालों से ही ऊन बनाने के लिए रेशे प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ भेड़ ऐसी होती हैं जिनमें केवल तंतु रूपी मुलायम ही बाल होते हैं। ठीक है, उनमें सख्त बाल नहीं होते। तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तो ऐसी भेड़ जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही होते हैं उनको ही भेड़ों को जन्म देने के लिए उनका एक वर्णनात्मक प्रजनन नाम होता है, प्रक्रिया होती है जिसको ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए ही चुना जाता है। ठीक है,
तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों की ये चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए, ऐसी भेड़ों को उत्पन्न करने के लिए जिनके तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस यूज़ की जाती है जिसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐसी भेड़ों को ही जन्म दिया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। तरह तरह की भेड़ पाई जाती हैं हमारे देश के अलग अलग भागों में। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही एकमात्र ऊन का स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेड़ से ही ऊन प्राप्त की जाती है। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेड़ से ही ऊन प्राप्त की जाती है, लेकिन फिर भी बाजार में जो अवेलेबल ऊन होती है वो भेड़ की ही ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख में, क्योंकि याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इसलिए वहाँ जो है वो ऊन याक की प्रचलित है। वहाँ जो ऊन प्रचलित है वो याक की प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, ये आप याक का चित्र देख रहे हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? सॉरी, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है अंगोरा नस्ल? जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ये जो अंगोरा नस्ल है वो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंगोरा ऊन को प्राप्त करने के लिए जो अंगोरा नस्ल पाली जाती हैं वो कहाँ पाली जाती हैं? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो है वो पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जानवर जितनी ऊंचाई पर होंगे उनके बाल जो है वो उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, कश्मीरी बकरी जो होती है, कश्मीर जो होता है बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, तो वहाँ की बकरी उनके जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें हम पश्मीना शॉलें कहते हैं। आपको नाम सुना होगा आपने, पश्मीना शॉल। ठीक है, तो पश्मीना शॉलें कश्मीरी बकरी से बनाई जाती है। कश्मीरी बकरी की जो मुलायम बाल होते हैं उनसे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेड़ और बकरी के बालों से ही ऊन का यूज़ किया ऊन को बनाया जाता है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप ऊँट। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कई बार कि लामा जैसे जानवर किस जगह पाए जाते हैं, लामा और एल्पिका जैसे जानवर किस जगह पाए जाते हैं? तो दोस्तों लामा एल्पिका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और लामा एल्पिका से भी ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रियाकलाप 3.3 देखते हैं। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिससे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है, ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ठीक है, उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ठीक है, आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, ठीक है, अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करेंगे तो आप गरणियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इन स्थानों पर भेड़ जो है वो पाली जाती हैं। आप यहाँ पर गरणियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, भेड़ जो है वो एक शाकाहारी जानवर होता है और वो घास और पत्तियां जो है वो खाना पसंद करता है। भेड़ पालक जो कि भेड़ों को पालते हैं उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, खली मतलब बीज में से तेल निकाल कर लेने के बाद जो पचा हुआ पदार्थ होता है उसको हम खली कहते हैं। ठीक है, तो खली और खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, भेड़ जो पालते हैं उन्हें हरे चारे के अलावा
ये सब चीज़ें भी उन्हें खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे और वो ठंड से मरे नहीं। ठीक है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। दोस्तों ये है सारणी 3.1। यहाँ पर आपको एक नस्ल का नाम दिया गया है और उस नस्ल से ऊन की क्वालिटी कैसी होती है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। वो नस्ल भारत के किस राज्य में पाई जाती है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब याद रखना है कि कौन सी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है और उससे किस तरह की ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। जैसे लोही नस्ल जो है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है और इससे अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। ऐसे ही रामपुर बुशायर जो है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और उससे भूरी ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। ठीक है। कुछ नस्लों में शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है। तो इस तरह की भेड़ों को ही वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें इस तरह की घनी परत होती है बालों की। ठीक है। जिनकी बॉडी पर बालों की घनी परत होती है उनको ही उत्पन्न किया जाता है। और किस प्रोसेस से उत्पन्न किया जाता है? वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा। ठीक है। वर्णात्मक प्रजनन में इनमें जो प्रोसेस होती है उनमें एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। ठीक है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब रेशों को उनमें संसाधित करना। ठीक है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। ठीक है। ऊन जो होती है एक लंबी प्रोसेस द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, प्रोडक्ट होती है जिसमें निम्नलिखित स्टेप्स जो है वो होते हैं। ठीक है। स्टेप 1 देखते हैं। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उनकी कटाई कहते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए मौसम के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। भूजों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो त्वचा होती है उसके सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है। डेड सेल्स की बनी होती है जिसकी वजह से जब बाल कटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। ठीक है। सामान्यतः बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। ठीक है। अगर हम सर्दियों में भेड़ के बालों को काटेंगे तो उन्हें ठंड लग सकती है। ठीक है। तो इस वजह से बालों को जो है वो गर्मियों के मौसम में काटा जाता है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके उनका धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान संसाधित करके मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको करके इन रेशों को ऊन का धागा बनाया जाता है, उनके धागे में कन्वर्ट किया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको भी बताया कि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत जो होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसी वजह से हमें जो है वो बाल कटवाते वक्त दर्द नहीं होता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। ठीक है। ये तो आपका स्टेप नंबर 1 हो गया जिसमें भेड़ के बालों को काटा जाता है। स्टेप 2 में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जो बाल हमने उतारे हैं भेड़ की बॉडी से तो उनको एक टंकी में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी जो चिकनाई, धूल और गर्त जो है वो निकल जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है। ये प्रोसेस अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। ठीक है। आजकल अभिमार्जन जो है वो मशीनों द्वारा हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर भेड़ की ऊन उतारी जा रही है इस तरह से और उस ऊन को एक टंकी में डाल करके धोया जा रहा है। टंकियों में अभिमार्जन हो रहा है। ठीक है। चित्र सी में मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है। ठीक है। आजकल मशीनों द्वारा ही अभिमार्जन होता है।
और यहाँ पर ऊन का धागा बनाया जा रहा है इस तरह से मशीन के द्वारा। ठीक है, भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न चरण, विभिन्न स्टेप्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टेप 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। ठीक है, अब जो बाल हैं उनको धो लिया अच्छी तरह से, उनकी गंदगी जो है वो निकल गई। अब उसके बाद छटाई की जाती है। छटाई में क्या होता है, रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या फिर पृथक किया जाता है। दोस्तों, अब जो बाल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग गठन वाले होते हैं, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो उनको बालों को जो है वो छांटा जाता है और फिर उस छांट करके उनको जो है वो अलग अलग किया जाता है। ये काम फैक्ट्री में होता है, कारखानों में होता है। उसके बाद स्टेप 4, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ठीक है, ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आपकी जो स्वेटर होते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदे, छोटी छोटी जो उनकी रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बर कहते हैं, जगह जगह हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको पहले छांट लिया जाता है, उनको अलग किया जाता है। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। उसके बाद फिर से इनका अभिमार्जन होता है, फिर से इनकी गंदगी निकाली जाती है और फिर से उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। ठीक है, अब स्टेप 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो भेड़ और बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है वो सामान्यतः किस रंग की होती है। तो ऊन जो है वो काली होती है, भूरी होती है और सफ़ेद होती है, लेकिन फिर इसको बाद में विभिन्न रंगों में जो है वो रंगा जाता है। स्टेप 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। ठीक है, जो उलझे हुए रेशे होते हैं उनको सीधा किया जाता है, उस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। और फिर उनको सीधा करके जो सीधा करके जो सुलझाया जाता है, उनको फिर लपेट करके उनसे धागा जो है वो बनाया जाता है, जैसा कि चित्र 3.8D आप देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो लंबे रेशे होते हैं उनको स्वेटरों की ऊन के रूप में रख लिया जाता है। ठीक है, लंबे लंबे रेशों को स्वेटरों की ऊन के रूप में रख लिया जाता है और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको काट करके ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जो है जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटस रोग कहते हैं। दोस्तों, जो छटाई करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है, ये जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है ये जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, तो जब वो छटाई का कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी कि उन जानवरों में जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है वो उन छटाई करने वाले व्यक्तियों में चला जाता है, जिससे कि वो संक्रमित हो जाते हैं। और चूँकि ये एक घातक रक्त रोग है जिसकी वजह से उनमें कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो कार्य होता है वो जोखिम भरा होता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। क्रियाकलाप 3.4, अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये प्रोसेस जो है वो उचित होता है, लेकिन क्योंकि जो भेड़ों के ऊपर जो बाल होते हैं वो उतारना ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि वो उनकी बॉडी को सही रखता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक है, और लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में या फिर ज़्यादा कट वगैरह लग जाते, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य को जो भेड़ों को जो बाल उतारे जाते हैं वो केयरफुली उतारने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेशम की। रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। ठीक है, रेशम के रेशे भी जंतु से प्राप्त होते हैं, तो ये भी जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। ठीक है, रेशम के कीट क्या बनाते हैं, रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है। मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देती है।
ठीक है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लार्वा, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ठीक है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा कैटरपिलर भी कहलाते हैं, इल्ली भी कहलाते हैं, या फिर रेशम कीट भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्वा जो है वो कैटरपिलर है, इल्ली है, रेशम कीट, ये सब इसी के ही नाम होते हैं। ठीक है, इस अंडे के नाम होते हैं जो कि मादा रेशम कीट देती है। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या फिर कोशित कहलाता है। ठीक है, जब ये कैटरपिलर थोड़ा सा आकार में वृद्धि कर लेता है और अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं प्यूपा। ठीक है, इसको कोशित भी कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। ठीक है, ये प्यूपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है, और ये जाल जो है वो उसे अपने स्थान में बने रहने में हेल्प करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। इस तरह से ये जाल बुनता है 8 के रूप में। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। ये चारों तरफ अपने 8 के आकार में जो रेशे छोड़ता हुआ चलता है, ये क्या किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो इस समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर जो सूख करके रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से जो कैटरपिलर होता है वो रेशम के रेशों से अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है और वो प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। अब ये आवरण क्या कहलाता है? जो उसके ऊपर चारों तरफ से ढका हुआ होता है, किससे? रेशम के रेशों से ढका हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। ठीक है, कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? जी हाँ दोस्तों, रेशम का जो एक सॉफ्ट रेशा होता है वो स्टील के तार जैसा ही मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, आप कंपेयरिंग कर सकते हैं कि रेशम का सॉफ्ट रेशा और स्टील के तार को के बीच में कंपेरिजन कर सकते हैं, दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये नर कीट का चित्र है, ये मादा कीट का चित्र है, ये वर्ष्क रेशम कीट है दोनों। ये शहतूत की पट्टी पर अंडे का आप चित्र देख रहे हैं, ये रेशम कीट है। ये कोकून है, ठीक है, जिसके अंदर आगे का विकास होता है। कोकून में विकासशील कीट इस तरह से आप देख सकते हैं। ये रेशम कीट का जीवन चक्र है पूरा। आगे पढ़ते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ठीक है, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून, ठीक है, कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट अलग अलग तरह के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अथवा रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा खाते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से रेशम की भी अलग अलग तरह की किस्में होती हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। ठीक है दोस्तों, सबसे सामान्य जो रेशम कीट है वो शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इस कोकून से जो रेशम फाइबर प्राप्त होता है वो मृदु होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय
उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होगा। अब सावधानी से ऊन के एक रेशम को, उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। तो क्रियाकलाप 3.7 देखते हैं। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे पहले ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। कोकून से रेशम तक। अब उस कोकून से रेशम कैसे बनाया जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, हम पढ़ चुके हैं, और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कैसे होता है? कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से एक कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। उन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर या फिर कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ठीक है, ये पालक या फिर किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। ठीक है, उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है अंडों को जिससे कि उनमें से जो लार्वा हैं वो निकल आते हैं। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जब ये दिन रात खाएंगे तो साइज में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, इन कैटरपिलर को, ठीक है, कहाँ रखा जाता है? शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। बांस की ट्रे में रखा जाता है और उनमें शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियाँ भी डाल दी जाती हैं उनके भोजन के लिए। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटी छोटी कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जो है वो जुड़े रहते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा जो है वो विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चित्र देख रहे हैं आप, मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे हैं। ठीक है, ये शहतूत का वृक्ष है, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा है, कैटरपिलर जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये शहतूत की पत्ती है और ये कोकून है। ठीक है, जिनसे रेशम का धागा जो है वो बनाया जाता है। रेशम की खोज कैसे हुई? रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। ठीक है, ये पता नहीं है कि रेशम की खोज एग्जैक्टली किस समय हुई। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। ठीक है, उनके जो बगीचे में शहतूत के वृक्ष थे उनकी पत्तियों जो है वो नष्ट हो रही थी, जिसका पता लगाने के लिए राजा ने रानी से कहा था। तो साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। रानी ने देखा कि सफ़ेद जो कृमि है वो शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे, सफ़ेद कीट थे वो शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा जो है वो अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन से प्रारंभ हुआ। ठीक है, रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जिस मार्ग से उन यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया उस रास्ते को क्या कहा जाता है? सिल्क रूट जो है वो कहा जाता है। रेशम का संसाधन कैसे होता है? रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में जो है वो उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रोसेस में रेशम के फाइबर जो है वो अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है,
रीलिंग विशेषकर मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। ठीक है, कुछ सारांश देख लेते हैं। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, रेशम कीटों से रेशम प्राप्त की जाती है तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जो है वो जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊंट, लामा और अल्पाका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ठीक है, इन जानवरों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। ठीक है, भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन में छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है कि रेशम फाइबर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करने के लिए उनका संचालन किया जाता है और फिर रेशम का धागा जो है वो बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। रेशम कीट क्या है? रेशम कीट कैटरपिलर है, ये लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों रेशम कीट को हम कैटरपिलर भी कहते हैं और लार्वा भी कहते हैं। तो आ और बा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो दोस्तों याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से भी प्राप्त होती है और बकरी से भी प्राप्त होती है, लेकिन घने बालों वाले कुत्ते से ऊन जो है प्राप्त नहीं होती है। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। सबसे पहले उनकी कटाई होती है, फिर उनको धोया जाता है, विमार्जन किया जाता है, फिर उनकी छटाई होती है और फिर उनकी रंगाई होती है और बाद में रीलिंग का कार्य जो है वो होता है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोरस एल्बा। ठीक है, मैचिंग देखते हैं। अभिमार्जन, अभिमार्जन किसको कहते हैं? काटी गई ऊन की सफाई करना ही अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं। ठीक है, याक ऊन देने वाला जंतु होता है याक। ठीक है, कोकून, कोकून से कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ठीक है, कोकून से क्या बनाया जाता है? रेशम के फाइबर बनाए जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है, किसके बने वस्त्र जो है वो शरीर को गर्म रखते हैं? ऊन के, क्योंकि ऊन में वायु बढ़ जाती है जो कि अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती और बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये 2 देखते हैं। कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। एक प्रकार का जांतव रेशा, एक प्रकार का जांतव रेशा रेशम। ठीक है, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं? शहतूत की पत्तियों को। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं? कैटरपिलर निकलते हैं। ठीक है, लार्वा भी बोलते हैं इनको। लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं, तो फाइबर होते हैं वो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और देख लेते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन जो है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, भेड़ों की संख्या चीन में नंबर 1 पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त की जाती है। सबसे अच्छी ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? न्यूजीलैंड की भेड़ों से। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटेट में या फिर अन्य एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, ये था क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 3। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एफबी पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।